हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की भूगोल पुस्तक का पाठ 1 संसाधन। संसाधन क्या है? संसाधन वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। ठीक है। अब मोना और राजू जो हैं वो एक कमरे की सफाई कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे वहाँ पर क्या पड़ा है? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल और किताबें। और हर वस्तु क्या है? किसी न किसी प्रकार से उपयोगी है। ठीक है। तो मोना ने कहा इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जो वस्तु महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, वे सब क्या कहलाती हैं? संसाधन। ठीक है। अब अपने चारों ओर देखिए तो निरीक्षण कीजिए कि आप किन किन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप कक्षा में बैठे हैं तो आपके आसपास बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि संसाधन हैं। जैसे आपके हाथ में यह पुस्तक, पेन, पेंसिल, ठीक है, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? संसाधन हैं। श्याम पट, ये सब क्या है? संसाधन हैं। यदि आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, तो पानी भी यहाँ पर क्या हो गया? संसाधन। आप अपने घर में बिजली का प्रयोग करते हैं, यानी कि पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, तो वो भी क्या हो गया आपके लिए? संसाधन। घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए आप रिक्शा का प्रयोग करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं, तो वो भी क्या हो गए? संसाधन। ठीक है। आप अपना खाना बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उपयोग करते हैं, वो भी क्या है? संसाधन। इस तरह से जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पुस्तक, ये सब आपके लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी हैं, इसीलिए इन्हें संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों की एक विशेषता क्या हुई कि संसाधन जो हैं वो सभी उपयोगी होते हैं, यानी कि उनकी उपयोगिता या प्रायोजकता ही उसे संसाधन बनाती है। ठीक है। अब राजू यह जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है। तो अम्मा बताती है कि वे वस्तुएं उस समय संसाधन बन जाती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। ठीक है। यानी कि उनकी कुछ वैल्यू होती है तो वो संसाधन बन जाती है। अगर किसी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस है तभी तो हम उसको कुछ वैल्यू देंगे ना। तो इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। तो सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब मूल्य का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि कितने पैसों की आ रही है चीज़। यहाँ पर मूल्य का अर्थ है कि उसका महत्व। मूल्य का अर्थ क्या है? महत्व होता है। ठीक है। अब कुछ संसाधन जो हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि उनके कुछ पैसे या धन रुपये से उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है। पर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। अब उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि अगर आप बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसका क्या है? कुछ आपको मनी पे करनी पड़ती है, तो उसका कुछ आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य, ठीक है, ब्यूटीफुल सीनरी जो है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है। दोनों संसाधन हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु इसका कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है। कुछ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं परंतु कुछ नहीं। अब अगर आपको घर में कोई दिक्कत है, जैसे कोई बीमार है, तो दादी कहती है ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कोई घरेलू नुस्खे बताती है, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। दादी के घरेलू नुस्खों का कोई आर्थिक या वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता। लेकिन यदि वही नुस्खे पेटेंट करा लिए जाएं, अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है। मान लो मैंने कोई डिस्कवरी की,
ठीक है। और उसी तरह की डिस्कवरी किसी और पर्सन ने भी की है, पर मैंने उस चीज़ को पेटेंट करवा लिया, यानी कि अब उससे जो भी इनकम होगी वो मेरे लिए होगी, ठीक है। सो पेटेंट का मतलब है कि उस आविष्कार पर सिर्फ मेरा अधिकार है, या उस विचार पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। तो अगर दादी के उन घरेलू नुस्खों को पेटेंट करा लिया जाए और उसके बाद उसे एक मेडिकल फर्म में बेच दिया जाए, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है। पहले कहा गया कि कुछ संसाधन जो हैं आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं और कुछ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होते। पर कुछ फिर इसके बाद कहा गया कि यदि किसी चीज़ को पेटेंट करा लिया जाए तो उसका जो आर्थिक रूप से जो बेनिफिट है वो उसी पर्सन को मिलेगा जिसने उसको पेटेंट करवा लिया है, ठीक है। अब अब संसाधन, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसको हम संसाधन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मेटल पड़ी है, अभी उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, पर जब मैं उसमें कुछ टेक्निकल चेंजेस करूँगी, ये उसमें अपना टाइम कंज्यूम करूँगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसको हम कुछ वैल्यूएबल चीज़ों में बदल सकते हैं, ठीक है। मेटल है मेरे पास, फिर मैंने उसके ऊपर अपना टाइम और एनर्जी जो है वो यूज़ की, फिर उसके बाद वो उसको मैंने बर्तन में कन्वर्ट कर दिया या किसी मशीनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है, पर उसके लिए क्या चीज़ लगती है, हमारा समय भी लगेगा और प्रौद्योगिकी भी लगेगी, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है, यानी कि किसी भी चीज़ को कुछ वैल्यूएबल यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट करना, उस कला को, उस कौशल को ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। अब लोग जो हैं डिफरेंट टाइप के इन्वेंशंस करते हैं, लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, ठीक है। जब हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, तो इंसान को कुछ भी नहीं आता था, वो तो कच्चा खाना, कच्चा मांस खाता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया, बहुत से संसाधनों की खोज की, हमने आग की खोज की, हम खाना पकाकर खाने लगे। अब उसके बाद धीरे 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 कई आविष्कार होते चले गए, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ। अब पहिए के आविष्कार के बाद परिवहन के नवीनतम विधियों का विकास हुआ। फिर उसके बाद जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते पानी से ऊर्जा प्राप्त करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है, यानी कि किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए समय और प्रौद्योगिकी दोनों की आवश्यकता होती है। लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक से अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, फिर आग के आविष्कार के बाद बहुत ज़्यादा संसाधनों का विकास होता चला गया, ठीक है। अब संसाधन जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। संसाधनों को मुख्यतः प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि संसाधन सबसे पहले क्या हुआ, प्राकृतिक, फिर मानव निर्मित, और मानव, मनुष्य को भी एक संसाधन माना गया है, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारे प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसमें अधिक संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो हवा हो गई वो हमारे लिए क्या हो गई, एक प्राकृतिक संसाधन। हमें प्यास लगी तो हमने पानी पिया, तो नदियों झीलों का जल, ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। मिट्टी और जो खनिज, जो मेटल्स हैं, वो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए, ठीक है। अब इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जो निःशुल्क हैं,
ठीक है। नेचर से हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं हमें। जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमें पैसे नहीं देने हैं सांस लेने के लिए। इसके साथ ही अगर हमने पानी पीना है तो पानी के लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। तो प्राकृतिक संसाधन कुछ हैं बिल्कुल निःशुल्क हैं, पर कई बार प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, उनमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो उसके लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनका कुछ मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, डायरेक्ट मिल रहे हैं और अधिक संशोधन किए बिना उनको प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो दो तरह से हैं, एक है नवीकरणीय और दूसरे हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय यानी कि जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है, जिनकी पूर्ति फिर से की जा सकती है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अब नवीकरणीय संसाधन जो ख़त्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारा उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमें सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, सौर ऊर्जा का हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन हैं जो कि अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जैसे कि जल, मृदा और वन, ये भी प्राकृतिक संसाधन हैं और नवीकरणीय संसाधन हैं, पर अगर हम यानी कि ह्यूमन बींग्स, मानव, इनका लापरवाही से प्रयोग करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये दूषित होते जाएंगे और इनकी कमी हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे अगर हम जल को बेपरवाह होकर खर्च किए जा रहे हैं या गलत तरीके से उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो कभी एक ऐसा टाइम आएगा इन फ्यूचर कि हमारे लिए जल की कमी हो जाएगी। प्राकृतिक जल के स्रोतों का सूखना आज विश्व की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है। सो नवीकरणीय स्रोत जो कि अपार मतलब हैं, जिसके असीमित हैं, जिन पर मानव क्रियाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन, ये नवीकरणीय संसाधन हैं जो जल्द ही दोबारा बनाए जा सकते, जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार क्या हैं, सीमित हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में हैं, और जब इनका भंडार खत्म हो जाएगा तो इन्हें दोबारा बनाना या पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन के भंडार सीमित होते हैं और यदि एक बार वे समाप्त हो जाएं तो उन्हें दोबारा बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर कोयला, अब कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अगर एक बार कोयले के भंडार खत्म हो गए तो ऐसा ही कोयला बनाने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। इसी के साथ हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। सो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, अवितरण कि हर जगह पर प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। कई जगहों पर हमें कोयले के भंडार मिलते हैं पर कई जगहों पर नहीं मिलते। पेट्रोलियम भी हर जगह से नहीं निकाला जा सकता और इसी तरह से प्राकृतिक गैस भी। तो प्राकृतिक संसाधन का वितरण जो है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि भूभाग, वो कैसा लैंड एरिया है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ऊंचाई, जैसे अनेक भौतिक कारक हैं जिनका प्राकृतिक संसाधनों के वितरण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। अब भूभाग या जलवायु का तो हमारे फॉरेस्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे कई जगह तो बहुत घने जंगल होते हैं
और कई जगह तो किसी भी तरह की वनस्पति पाई नहीं जाती। जैसे रेगिस्तान वाले इलाकों में हमें किसी तरह की वनस्पति देखने को नहीं मिलती। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, वहाँ की भूभाग यानी कि लैंड किस तरह का है, ज़मीन किस तरह की है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ऊंचाई मतलब सी लेवल से उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। जो बहुत ऊंचे इलाके हैं वहाँ की वनस्पति अलग है और जो निचले इलाके हैं वहाँ की वनस्पति अलग है। तो कई भौतिक कारक हैं जिनके कारण प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। तो पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। सो